हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके लिए अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला पेपर के जो फ्रंट पेज है उसकी मुख्य खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें और कारोबार जगत की कुछ खबरें। वहीं यह सेशन यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट अमर उजाला न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन बन रही है वो है तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन अमर उजाला न्यूज़पेपर की बन रही है वो है बेटियों पर जो धनवर्षा हुई है। हम जानती हैं कि खेल जगत से जुड़ी ये खबर है, जिसमें कि महिला T20 विश्व कप जो चल रहा है उसमें T20 जो विश्व कप है इसमें करीबन जितने भी जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी एक तरह से बोली लगी है, और इस बोली में जहां जो उप कप्तान है टीम इंडिया की, जो उनकी बोली लगी है वो 3.40 करोड़ 40 लाख करोड़ 40 करोड़ रुपए के करीब लगी है। वहीं एशले जो गार्डनर है उनकी जो बोली लगी है 3.2 की बोली लगी है उनकी, और वहीं नेटली सीवर की जो बोली लगी है 3.2 की उनकी भी बोली लगी है। वहीं दीप्ति शर्मा की जो बोली लगी है वो 2.6 की बोली लगी है। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स की जो बोली लगी है वो 2.2 की बोली लगी है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो भारत की बेटियां हैं वो भी क्रिकेट में, खेल जगत में किस तरह से अपना नाम रोशन कर रही हैं और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करने का एक उनका जो सार्थक प्रयास है वो नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रंट पेज की हेडलाइन है वो है कि अदानी जो हिंडनबर्ग मामला है, जिसमें कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही उसके बारे में एक फ्रंट पेज की खबर के रूप में, कारोबार जगत की खबर के रूप में आपको बताया था कि जो अडानी मामला है ये निरंतर सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले के अंतर्गत जो नियामक आयोग है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक विशेषज्ञ जो टीम है उसे एक ये मामला दिया गया है कि वो इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दलील रखी है कि इसमें विशेषज्ञों की टीम एक तरह से जांच कर सकती है। तो ये अडानी जो मामला है इसमें नियामक आयोग की तरफ से जांच निरंतर जारी है, और वहीं इसमें जो सेबी है वह भी निरंतर इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी और अन्य वैधानिक निकाय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पैदा हुई वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित हैं, लेकिन मौजूदा नियामक व्यवस्था को कमजोर किए बिना समिति का गठन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बात जो कही गई है। वहीं जो हमारी जो दूसरी हेडलाइन फ्रंट पेज की खबर की जो निकल कर आ रही है वो है कि जो एरो इंडिया स्पेस है, एरो इंडिया जो एक स्पेस शो एक तरह से हम कह सकते हैं बेंगलुरु में जो आयोजित किया गया 2023 का, तो उसमें हमारे देश के उद्यमियों ने ही उसमें भाग नहीं लिया, बल्कि
बाहर से भी जो व्यक्ति आए उन्होंने भी इसमें करीबन भाग लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो एरो इंडिया का जो शो था 2023, तो इसमें 100 से ज़्यादा देशों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसमें कि भारत इस शो के माध्यम से 75 देशों को अपने जो रक्षा उपकरण, अपने देश के स्वदेशी जो निर्मित उपकरण है वो 75 से ज़्यादा देशों को निर्यात करने का इसमें एक पैमाना रखा गया है। तो यह करेगा। और वहीं इसमें 75,000 करोड़ रुपए के जो MOU हैं वो होने की एक उम्मीद जताई जा रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं 800 से अधिक जो प्रदर्शकों की भारतीय भागीदारी रही है, जिसमें कि भारतीय MSME और स्टार्टअप भी शामिल हैं। तो ये बंगलुरु में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने की है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर की है। अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से हमारी जो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर है वो है कि अमेरिका ने एक और वस्तु को मार गिराया है। अमेरिका ने जो उसके क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में, जैसे कल भी मैंने आपको अपने अंतर्राष्ट्रीय खबर में बताया था कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में एक तरह से कोई अज्ञात वस्तु दिखाई दी थी, जिस पर वायु क्षेत्र में ही हमला किया गया। वहीं अमेरिका ने एक और वस्तु को मार गिराने का एक अपना दावा किया है। कह सकते हैं कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, वह चीज़ एलियन भी हो सकती है। तो इस प्रकार की बात अभी तक कही जा रही है। और इसके बाद जो हमारी नई जो सुर्खी बन रही है वो हमारी खेल जगत की खबर की तरफ से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिला T20 विश्व कप का आगाज हो गया है। और उसमें जो हमारी उप कप्तान है स्मृति मंधाना, उनकी सबसे ज़्यादा बोली लगी है। तो एक तरह से जो हमारी खेल जगत की जो हेडलाइन बनी है वो बनी है कि कप्तान हरमन से 2 गुना मिला उप कप्तान स्मृति को। तो जो हमारी इंडिया टीम की कप्तान है, क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत, तो उनसे 2 गुना जो उन्हें जो हमारी उप कप्तान स्मृति को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3.40 लाख करोड़ के करीब, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख के करीब हम कह सकते हैं एक तरह से उनकी बोली लगी है। तो एक तरह से हम इसमें विभिन्न खिलाड़ियों की जो बोली लगी है उसको एक तरह से देख सकते हैं। और इसके बाद वहीं खेल जगत की हमारी जो दूसरी खबर बन रही है वो है कि लियोनेल मेसी जो हैं कि जो निगाह है 5वीं चैम्पियनशिप लीग खिताब की तरफ अब चली गई है। वहीं फुटबॉल से जुड़ी हुई ये खबर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पेरिस सेंट जर्मन PSG और बायर्न म्यूनिख मंगलवार देर रात को यूएफा चैम्पियनशिप लीग में पहले चरण में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो जिसमें कि लियोनेल जो मेसी हैं बहुत ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं, उनकी जो निगाह है 5वें चैम्पियनशिप लीग खिताब पर निरंतर बनी हुई है। और वहीं उनके कोच क्रिस्टोफ गोल्टियर ने कहा है कि हम देखते हैं कि कितने खिलाड़ी मैच के लिए उपलब्ध रहते हैं। मैं खिलाड़ियों से बात करता रहता हूं कि हम किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बात भी उन्होंने जो उनके कोच हैं कही है। और इसके बाद हम आते हैं अपनी
खेल जगत की खबर के बाद हमारी जो देश विदेश की खबर है उसकी तरफ। तो हमारी देश विदेश की खबर में जो हमारी सबसे पहली सुर्खी बनी है वो यही है कि जैसे कि जो हमारी एयर इंडिया शो हुआ है बेंगलुरु में, तो उसकी एक झलक आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत ने अपने एयर इंडिया शो में किस तरह से विदेशों से जो 40 से अधिक देशों से जो प्रतिनिधि आए हैं तो उनके सामने किस तरह का प्रदर्शन किया है, जिसमें कि हमारे उद्यमी भी मौजूद रहे हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से एयर इंडिया शो में जो प्रमुख रूप से कंपनियां शामिल रही हैं उनमें एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, SAB, सफ्रॉन, रोल्स रॉयस और लार्सन एंड ट्रबो, भारत फोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड भी शामिल हैं। तो ये कंपनियां हैं जो इसमें शामिल रही हैं। और जो हवाई प्रदर्शन एयर इंडिया की तरफ से किया गया है उसे देखकर सभी दर्शक वहाँ पर मंत्रमुग्ध नज़र आए हैं। और उद्घाटन जो उसका सत्र हुआ है उसमें गुरुकुल के अलावा तिरंगा ध्वज और भीम जैसे फॉर्मेशन भी दिखाए गए हैं। वहीं प्रदर्शनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अलावा सुखोई 30 और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों ने भी अपने करतब दिखाए हैं। तो इस प्रकार की जो एयर इंडिया स्पेस शो है वो आयोजित किया गया है। और इसके माध्यम से जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे देश के स्वदेशी निर्मित एक तरह से कह सकते हैं कि हथियार हैं या लड़ाकू विमान हैं, तो या हेलीकॉप्टर हैं या मिसाइलें हैं, तो उनका निर्यात किया जाएगा और जिससे कि देश को लाभ भी हम कह सकते हैं निश्चित ही GDP में एक तरह से योगदान के रूप में लाभ प्राप्त निश्चय ही एक होगा। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन देश विदेश की खबर में बन रही है वह है कि जजों की नियुक्ति के लिए जो अपेक्षित है उससे मुँह न मोड़े केंद्र। अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक तरह की हिदायत देते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें जो भी अपेक्षित जजों के लिए है, नियुक्ति के लिए है, तो उससे मुंह न मोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। तो वहीं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, शीर्ष अदालत है, ने जजों की नियुक्ति और तबादलों में देरी पर चिंता भी जताई है। तो इसके बाद जैसे कि एक मामला हमारे सामने नज़र आ रहा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जजों की नियुक्ति और तबादले के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जो कुछ भी अपेक्षित है वह किया जाए। कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की तरफ से देरी के आरोप लगाने सहित 2 याचिकाओं और पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार जजों की नियुक्ति की बात कही। तो इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने केंद्र सरकार के समक्ष कही है। तो इसके बाद जो हमारी मुख्य देश विदेश की खबर बन रही है वो है कि जो दुर्लभ सर्जरी होती है, एक तरह से मैं आपको बता दूं, एक महिला थी जिनके क्या नाम जोड़ों में एक तरह से कह सकते हैं कि गठिया थी।
तो उस गठिया का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर ने एक विशेष तरह से कह सकते हैं कि एक विशेष सर्जरी की है, जिसमें कि पहली बार उनके जो जोड़ हैं, घुटनों के जोड़ हैं, चाहे वो बैक हमारे कमर से जुड़े हुए जोड़ हैं, तो उनकी एक सर्जरी की गई है। और पहली बार हम कह सकते हैं कि जो चारों एक तरह से जोड़ हैं हमारे, तो उनकी एक सर्जरी एक ही बार में करने का प्रयास किया गया है, और जो कि सफल भी रही है। तो जिस पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी नवाचार व बदलावों को अपनाने में हमेशा आगे रहने के लिए हमारे डॉक्टर प्रशंसा के पात्र हैं, इस प्रकार की बात कही है। उनकी कार्यकुशलता हमें गौरवान्वित करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें बधाई देते हुए अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है। इसके बाद वहीं हमारी जो हम चलते हैं कारोबार जगत की खबर की तरफ। हमारी जो कारोबार जगत की खबर, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी जो कारोबार जगत की खबर बनी थी, अडानी मामला जो सुर्खियों में बना हुआ है निरंतर, तो जिसमें कि नियामक आयोग निरंतर जांच किए हुए हैं या कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नियामक आयोग निरंतर अडानी मामले की जांच कर रहा है, और सेबी को भी इस काम में लगाया गया है। तो ये हमारी कारोबार जगत की एक खबर कह सकते हैं हम। वहीं हमारी जो कारोबार जगत की अन्य खबर जो बन रही है वो है कि जो खुदरा महंगाई है वो 3 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तो जिसमें कि 6.52% जो कि आंकड़ा पहुंच गया है, और रेपो दर घटाने बढ़ाने में बड़ी भूमिका। तो हम कह सकते हैं कि खुदरा महंगाई की जो रेपो दर को घटाने बढ़ाने में बड़ी भूमिका रहती है, और आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुख्य रूप से इस पर विचार करता है। केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो खुदरा महंगाई है वो 3 माह के उच्चतम स्तर पर अब तक पहुंच गई है। और वहीं जो हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की हेडलाइन है वो है आरबीआई के दायरे से फिर बाहर निकली खुदरा महंगाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 16.12% पर पहुंच गई अनाज की महंगाई दर। दिसंबर में यह 13.79% रही थी। तो इसी प्रकार से जो आरबीआई के दायरे से जो खुदरा महंगाई है वो बाहर निकल गई है। और खुदरा महंगाई जनवरी 2023 में एक बार फिर आरबीआई के 6% के ऊपरी दायरे से बाहर निकल गई। इससे पहले नवंबर और दिसंबर 2022 में यह 6% से नीचे रही थी। तो इस प्रकार की जो कारोबार जगत की हमारी घटना हुई है। उसके बाद अडानी मामला मैंने आपके सामने अभी रख ही दिया है। और वहीं अब हम आते हैं अपनी जो हमारी मुख्य विषय हमारा जो रहता है कि जो एडिटोरियल एनालिसिस हम आपके सामने रखते हैं। तो एडिटोरियल एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए एडिटोरियल एनालिसिस में आपके सामने रखने का एक प्रयास करता हूं। तो जिसमें कि हमारी जो एक संपादक ने एक एडिटोरियल एनालिसिस लिखी है। जो एडिटोरियल एनालिसिस इस बार लिखी गई है वो एयर इंडिया शो पर लिखी गई है। तो एयर इंडिया शो किस तरह से एक तरह से जो इसका शीर्षक लिखा गया है कि आसमान में बढ़ती ताकत। तो जैसे कि मैंने आपको एयर इंडिया शो के बारे में बताया, जिसमें कि 40 से ज़्यादा देश 75 से ज़्यादा देशों के को हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार एक तरह से कह सकते हैं वो सप्लाई किए जाएंगे। और भारत एक तरह से हब पहले हम कह सकते हैं कि पहले भारत इन जो हथियार होते हैं रक्षा उपकरण हैं तो इनका आयात करता था। लेकिन अब भारत
अपनी एक दिशा में, अपने इस क्षेत्र में एक तरह से निर्यातक का काम करेगा। तो जिसमें कि 75 से ज़्यादा अधिक देशों को ये सप्लाई किया जाएगा। और वहीं जिसमें कि मैंने आपको बताया 40 से अधिक जो, माफ़ कीजिएगा, जिसमें कि 100 देशों की जो उपस्थिति मौजूद रही है वहीं इस एयर इंडिया शो में, और 800 से ज़्यादा लोगों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है इस शो में। तो जैसे कि हमारा जो संपादक है उन्होंने इस पर शीर्षक लिखते हुए कहा है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है उनमें प्रतिरक्षा और विमानन क्षेत्र बेहद अहम है, जिसकी झलक सोमवार को बेंगलुरु स्थित येलेनका एयरफोर्स स्टेशन में शुरू हुए 14वें एरो इंडिया 2023 में देखी जा सकती है, जिसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य को दिखा रहा है। यह वाकई रेखांकित करने वाली बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रक्षा और विमानन क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है, जिसका नतीजा है कि आज एरो इंडिया शो में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और तापस BH जैसे विमान तथा LUH जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिख रहे हैं। जहां तक हल्के लड़ाकू विमान तेजस की बात है तो यह रूसी MiG-29 और अमेरिकी F-16 से कई मामलों में बेहतर है, और श्रीलंका तथा मिस्र जैसे देश पहले ही इसकी खरीद में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। वहीं LUH को तो एरो इंडिया के ताज़ा संस्करण की उपलब्धि कहा जा सकता है, जिसे HAL ने विकसित किया है। HAL यानी लाइट यूटिलिटी व्हीकल की विशेषताएं चमत्कृत करने वाली हैं, क्योंकि यह टोही गतिविधियों के साथ ही निगरानी, परिवहन और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सकीय ज़रूरतें पूरा करने में सक्षम है, और जल्द ही यह पुरानी पीढ़ी के चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों की जगह ले सकता है। समझा जा सकता है कि एयर इंडिया के इस संस्करण के जरिए भारत दुनिया के समक्ष खुद को सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में जो कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के लिए भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि साझेदार भी है। इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं, जिनके मुताबिक इस बार भारत के साथ ही 100 से अधिक देशों की 800 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, और जिसमें 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के 2 से 51 समझौते होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ध्यान रहे, यह शो सिर्फ कारोबार का मामला नहीं है बल्कि यह हर तरह की रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रदर्शन है। तो इस शो को संपादक ने एक तरह से कह सकते हैं कि कारोबार का मामला ही ना बताते हुए भारत की जो ताकत है उसे बढ़ती हुई ताकत के रूप में एक देखने का भी प्रयास किया है। तो वहीं हमारी जो नेक्स्ट इस एयर इंडिया शो की जो एक तरह से कह सकते हैं आसमान में बढ़ती ताकत, जो एयर इंडिया शो के ऊपर एक लेख संपादक ने लिखा है। वहीं इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है उसकी तरफ आते हैं। जो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस सेकंड है वह है कि अभी जो हाल ही में एक तरह से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि जो चीन है, चीन ने, मैं आपको बता दूं, अपने जो एक तरह से कह सकते हैं चीन, या कह सकते हैं चीन जब से कोरोना बीमारी आई है उसके कारण भी बहुत पीड़ित रहा है। और वहीं चीन ने अपनी जो नीतियां हैं उसमें कुछ साल पहले बदलाव करते हुए यह कहा था कि जो उसके देश के लोग हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने देश के लोगों पर एक परिवार एक बच्चा की नीति चीन ने अपनाई थी। यानी कि हर एक परिवार, चीन के हर एक परिवार को एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कि चीन ने उसे सख्ती से लागू भी किया था। और इसे सख्ती से लागू करने के लिए चीन ने जहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भपात और इस तरह के
तकनीकों का भी सहारा लिया है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं एक तरह से कि इस तरह की जो अपनी एक साधनों का सहारा लिया है चीन ने, तो इसी के ऊपर ये जो एडिटोरियल एनालिसिस लिखी गई है। तो अश्वनी महाजन ने इस एडिटोरियल एनालिसिस को लिखा है। उन्होंने लिखते हुए कहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 41.7 करोड़ हो गई है। वही उन्होंने बताते हुए कहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि जो चीन की जो आबादी है वो करीबन 100 हम कह सकते हैं कि 141.2 करोड़ थी। तो लेकिन अभी हाल ही में भारत ने जो चीन को पीछे पछाड़ते हुए हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी जो भारत की देश की आबादी जो हो गई है वो 141.7 लाख करोड़ हो गई है। और जिसमें कि जो चीन है उसकी जो आबादी है 141.20 लाख के हम 20 करोड़ के करीब हम मान सकते हैं। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि भारत ने चीन को आबादी में पीछे छोड़ दिया है। जबकि चीन, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक परिवार एक बच्चे की एक नीति जैसे कि चीन ने अपनाई है, और चीन कोरोना से पीड़ित भी निरंतर रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया ही कोरोना से पीड़ित रही है, लेकिन क्योंकि चीन में ही यह वायरस सबसे पहले फैला था, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से चीन उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित देश रहा है। तो जो अश्वनी महाजन है उन्होंने अपनी एनालिसिस जो इसके बारे में संपादकीय लेख लिखते हुए कहा है कि वर्ष 1960 के बाद चीन की जनसंख्या में यह गिरावट पहली बार आई है, जबकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर तो पहले से कम हुई है, पर आबादी अब भी बढ़ रही है। और विशेषज्ञों के अनुसार यह कम से कम वर्ष 2050 तक लगातार बढ़ने वाली है। हालांकि कोरोना के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टाल दी गई थी, इसलिए उसके अनुमान आना भी बाकी हैं। वहीं उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि यह बात तो सर्वविदित है ही कि भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा देश है। यानी भारत की युवा आबादी चीन समेत दुनिया में किसी देश से ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या लंबे समय से भारत से ज़्यादा बेशक रही है, लेकिन उसकी युवा आबादी भारत की युवा आबादी से कम ही रही है। तो जो चीन की जो युवा आबादी, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि वो भारत की जो युवा आबादी है, जो युवा यंगस्टर्स हैं, वो चीन में कमी है भारत से। तो इस प्रकार की बात लेखक अपने वक्तव्य में कहने का एक प्रयास कर रहा है। और इसका कारण बताते हुए लेखक कह रहा है कि 1980 के दशक में चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए हर दंपत्ति के लिए एक ही संतान की अनिवार्य शर्त रखी, यानी कोई भी दंपत्ति एक संतान से अधिक पैदा नहीं कर सकता। यदि किसी भी महिला द्वारा एक से अधिक संतान पैदा करने का प्रयास किया जाता था तो उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। एक बच्चे के जन्म के बाद किसी महिला के गर्भधारण करने पर जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया जाता था, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही यह बात आपको बता दी है। और वहीं आगे लेखक लिखते हुए कहता है कि एक संतान की नीति को क्रूरता से लागू करने के कारण चीन की जनसंख्या की वृद्धि दर में भारी कमी आ गई है, और अब अंततोगत्वा चीन की जनसंख्या घटने लगी है। और एक तरह से एक अनुमानित आंकड़ों का सहारा भी लेखक ने लिया है, जैसे कि देश में कुल प्रजनन दर 2019 के 2.2 से घटकर 2022 तक 2.159 रह गई। गौरतलब है कि यदि प्रजनन दर 2.0% से कम होती है तो जनसंख्या घटने लगती है। वहीं एक पैमाना जो लेखक ने लेते हुए कहा है कि पूर्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के कारण और 1980 और 1990 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर 2% के आसपास रहने के कारण देश में बच्चों की जनसंख्या में खासी वृद्धि हो गई। 1980 और 1990 के दशक में पैदा हुए बच्चे 2000 और 2010 में के दशक में युवावस्था को प्राप्त हुए। और एक तरह से
यानी देश में युवा जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगा। आज हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम है, लेकिन चीन की एक संतान नीति के कारण उनकी जनसंख्या में युवाओं का अनुपात कम होता गया। इस प्रकार की बात लेखक ने अपने जो लेख में लिखी है। वहीं लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि भारत में श्रम शक्ति की उपलब्धता काफ़ी बढ़ गई है और उसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता है। बेरोजगारी में भी देश ने भारी वृद्धि देखी जा सकती है। चीन में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुपात में संसाधनों की कमी से घबराकर वहाँ के कम्युनिस्ट शासकों ने क्रूरता से एक संतान की नीति लागू तो कर दी, पर चीन को इसके साथ एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ा है। वह यह है कि वहाँ युवाओं की तुलना में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ने लगा है। इसका असर यह हुआ कि चीन में श्रम शक्ति की कमी हो गई और मजदूरी दर भी बढ़ने लगी। लेकिन अब चूंकि चीन की जनसंख्या ही घटने लगी है, ऐसे में उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही चीन की जो क्रूरतम कह सकते हैं एक तरह से दंपत्ति एक संतान प्रजनन दर हम कह सकते हैं कि जो नीति लागू की है चीन ने, तो वह निश्चित ही चीन के लिए एक तरह से युवाओं की आबादी घटाने वाली साबित हो रही है। और इसके बाद लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि चीन से आने वाले अंधाधुंध आयातों के कारण पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई है, जिसके कारण दुनिया भर के मुल्कों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत के चलते भारत समेत चीन के सभी पड़ोसी देश ही नहीं, कई दूसरे मुल्क भी आशंकित हैं। आज जब चीन संकट में है तो उन सभी मुल्कों को एक रणनीति के तहत ये उपाय करने होंगे ताकि चीन के कम्युनिस्ट शासकों की आर्थिक और सामरिक ताकत घटे और वह दुनिया को परेशान न कर सके। तो इस प्रकार का लेख जो हम कह सकते हैं कि घटती आबादी से बढ़ेगी चीन की मुश्किल, तो ये बहुत ही उपयोगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रहने वाला है। वहीं इसके बाद जो हमारी अंतिम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो एक कहानी हुआ करती है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह कहानी जो कि अखबार के अंत में एनालिसिस के अंत में मैं आपके सामने निरंतर रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है आंखें पहचान न पाई। तो ये एक कहानी है जिसमें कि बताया गया है कि कैसे अभिमान के कारण व्यक्ति भगवान को भी पहचान नहीं पाया और उसने फिर भी भगवान ने उस पर दया करके उसे अपने लोक में स्थान दिया। तो यह कहानी है एक साधु की। एक साधु निरंतर शमशान में जो चिता होती है उस पर अपनी रोटियां सेका करता था। तो एक दिन भगवान शिव जी और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यह साधु शमशान की राख पे चिता की राख पे एक तरह से कह सकते हैं कि रोटियां सेक रहा है। तो पार्वती जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने देखा कि यह साधु इस तरह से अपना जीवन जी रहा है, इतनी गरीबी में जीवन जी रहा है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनकी जो क्या नाम गरीबी है उसे दूर करने का प्रयास करें। तो जब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ उस साधु के पास गए। साधु रोटियां बना रहा था और रोटियां जब बना रहा था तो भगवान भोलेनाथ ने साधु से कहा कि हे साधु, कि मुझे भूख लगी है और आप मुझे कुछ रोटियां खाने के लिए दे सकते हैं। तो साधु ने, जो उसके पास 4 रोटियां थी, उसमें से 2 रोटियां जो व्यक्ति उनके सामने आया था उसे 2 रोटियां एक तरह से कह सकते हैं कि उसे 2 रोटियां खाने के लिए दे दी। तो जब 2 रोटियां उसने अपने 4 रोटियों में से
भगवान भोलेनाथ को खाने के लिए दे दी। तब भगवान भोलेनाथ बड़े खुश हुए और उन्होंने खुश होकर उससे कहा कि मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो। तब वह व्यक्ति भगवान को पहचान, और उसके बाद जब भगवान ने कहा कि मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो, उसके बाद भगवान भोलेनाथ अपने जो वास्तविक रूप है उसमें आ गए। वास्तविक रूप में आने के बाद भी जो वे व्यक्ति था, साधु था, वह उन्हें पहचान नहीं पाया। भगवान ने जब कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, तो उसके बाद भी वह कहने लगा कि अरे भिखमंगे, भगवान बनने का स्वांग न रच। तूने मुझसे रोटियां मांगी, मैंने दे दी। आया था मांगने और अब चला है वर देने। मुझे अपनी भूख मिटा लेने दे। तो इस प्रकार की बात उस साधु ने भगवान शिव जी से कही। लेकिन पार्वती जी जो हैं, वह यह सब जो खेल है, जो घटना है, उसको देख रही थी। शंकर जी जब लौटे तो वह बोली, अभिमान के कारण इसकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है, आपको पहचान नहीं पाया। वास्तव में दया का पात्र ऐसा ही व्यक्ति होता है। चूँकि शंकर जी को साधु ने भोजन परोसा था, इससे खुश होकर उन्होंने उसे शिवलोक में भेज दिया। तो इस प्रकार की जो कहानी है वह निश्चित ही हमारे लिए अति लाभदायक सिद्ध होती है। और अंत में मैं आपसे विदा लेते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से एनालिसिस रहती है आपके लिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या एसएससी चाहे यूपीएससी चाहे हम कह सकते हैं बैंकिंग सेवाओं की तैयारी करते हैं। तो यह सेशन, यह अखबार के एनालिसिस, अमर उजाला न्यूज़पेपर के एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस उनके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।